पड़ सकते हैं। यानी उन्होंने साफ तरीके से एनडीए गठबंधन को इस पर मंथन करने, चिंतन करने और माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करने की बात की। अपने वो खुद मैनेजमेंट करने के लिए उतर चुके हैं। उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने इन दोनों क्षेत्रों में लौटे। हालांकि दिल्ली जाने के क्रम में भी पटना से जब दिल्ली गए अपने कार्यक्रम को कैंसिल करके, तब भी ये चर्चा जोर पर चल रही थी कि नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली में तो बहुत सारी बातें फाइनल होकर के लेकर के। इस हार से नहीं सीखता है तो इसके परिणाम आगे भी भुगतने। तो वहीं रामगढ़ की सीट के बारे में भी आपको पता होगा कि रामगढ़ में भी एक बहुत पुराना सीट होने के बावजूद वहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती थी, एनडीए की जीत नहीं होती थी। और इस बार नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और जो खबर लेकर के हम आए हैं वो खबर पिछले 12 घंटे में मुझे परेशान कर रही तो निश्चित रूप से आपको भी परेशान करेगी। ये खबर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये खबर है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटे, हालांकि दिल्ली जाने के क्रम में भी पटना से जब दिल्ली गए अपने कार्यक्रम को कैंसिल करके, तब भी ये चर्चा जोर पर चल रही थी कि नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली में तो बहुत सारी बातें फाइनल होकर के लेकर के आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, न हुआ। खैर, इस पर चर्चाएं तो हम कर ही चुके हैं और आगे भी होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने, उनके पटना वापस आने और पटना वापस आने के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा का अपनी कोर टीम के साथ बैठक करना। हालांकि एक बात हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 2024 के चुनाव के बाद 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बोल के और चुप्पी साधे हुए हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी हार से उसको जोड़ के मत देखिए, वो जोड़ के देखिए कि उसने एनडीए गठबंधन को कितना डैमेज किया। और अगर एनडीए गठबंधन इस हार से नहीं सीखता है तो इसके परिणाम आगे भी भुगतने पड़ सकते हैं। यानी उन्होंने साफ तरीके से एनडीए गठबंधन को इस पर मंथन करने, चिंतन करने और माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करने की बात की। अपने वो खुद मैनेजमेंट करने के लिए उतर चुके हैं। उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने इन दोनों क्षेत्रों में, खास करके अगर बात की जाए तो मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में, अपने खड़ा होकर के वहां जबरदस्त फील्डिंग की और एनडीए गठबंधन को कैसे जिताना है, जिता करके दिखाया। जिस आरा की सीट पर हराने वाले सुदामा प्रसाद को, उनकी सीट खाली हुई थी, उस सीट पर जीत दर्ज करवा करके भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात बता दिया कि उनमें अभी भी पोटेंशियल है। तो वहीं रामगढ़ की सीट के बारे में भी आपको पता होगा कि रामगढ़ में भी एक बहुत पुराना सीट होने के बावजूद वहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती थी, एनडीए की जीत नहीं होती थी। और इस बार वहां भी कमल खिला है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भले ही चुप है उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उनके डिमांड, उनकी मांग बहुत कुछ है। कल जब उनके सबसे करीबियों में से एक और हाल फिलहाल में जदयू से उनकी पार्टी आरएलएम में जाने वाले रामेश्वर महतो से जब बातचीत हो रही थी, हालांकि मेरी बात और भी कई लोगों से हुई है, कई प्रवक्ता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, इंटरनली बहुत लोगों से बातचीत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही इस बात को न कहें और मैं इससे आगे नहीं बता सकता हूं कि किससे किससे बात हुई, लेकिन जो बातें हुई हैं उन बातों में बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे आरएलएम के लोग। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उन्हें कितनी सीट मिलेगी। खुल करके भले ही नहीं कहें, लेकिन यह आंकड़ा जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 2015 में, 2024 में, 2019 में और 2020 में ये जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को प्रूफ किया है। भले ही उनको 2 ही सीट पर, 3 ही सीट पर जीत मिली हो, लेकिन 2015 के चुनाव में एनडीए के मजबूत पार्टनर के रूप में वो खड़े थे और 23 सीटें उन्हें गठबंधन में मिली थी। हमने पहले भी आपको बताया था। और हम 23 सीट जब कह रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो लोग 5 सीट और 4 सीट की बात करते हैं, 6 सीट तक बात करते हैं कि अधिक से अधिक मिलेगा, वो भूल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक मजबूत स्तंभ है और लोग ये जान चुके हैं
खास करके जो वोट देने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो शहर में रहते हैं और जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन घर में सो करके ये छुट्टी का दिन समझ करके मनाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो गांव में अंतिम पायदान पर बैगन रोपता है, आलू रोपता है, प्याज रोपता है। रियल में वास्तव में वो कुशवाहा है, वो कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानता है। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा का कॉन्फिडेंस आप देखिएगा कि बार बार टूटने के बाद भी वो फिर से खड़ा हो जाते हैं। कई बार उन्होंने इस्तीफा दिया, आपको याद होगा कि राज्यसभा से भी इस्तीफा दिए थे। अब भी उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया था 2019 के चुनाव से पहले। उसके बाद अभी तत्काल उन्होंने एमएलसी के पद ठुकराया। इतना सब कुछ करने के बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा आज भी मजबूती के साथ अपनी पार्टी लेकर के खड़े हैं, कई बार पार्टी का नाम बदलना पड़ा, कई बार उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे साथ हमेशा छल हुआ। एक बात तो और खुल करके सामने आए कि नीतीश कुमार भी कभी चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री का बनाए। जीतन राम मांझी को बनाए थे, उस समय उनकी इच्छा थी कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ होते तो उन्हीं को बनाते। खैर, उपेंद्र कुशवाहा में पोटेंशियल है, इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है भारतीय जनता पार्टी भी, और वो जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं तो कितना फायदा है, अगर उनसे अलग हैं तो कितना घाटा है। अब 2019 को जोड़ के मत देखिएगा, 2019 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। भले ही उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट हार गए हों, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को और जदयू को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। भाजपा का कई गढ़ ध्वस्त हो गया है, जो कभी भी भाजपा ये सोच भी नहीं सकती थी, नींद में भी नहीं सोचती थी कि उसका ये सीट उसके हाथ से निकल जाएगा। वैसी सीटें इस बार हार का सामना करना पड़ा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो विशेष बात यह है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटे और यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के साथ कोई भी मंत्रणा नहीं हुई है, नीतीश कुमार के जो डिमांड थे उस पर अभी तक कोई विचार नहीं हो पाया है, यही कारण है कि नीतीश कुमार बैरंग पटना वापस आ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वो बिना किसी देर किए हुए तत्काल दिल्ली रवाना हुए। और जब दिल्ली रवाना हुए तो बहुत सारी बातें जो भीतर खाने से निकल करके आ रही हैं वो कहानी कह रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी है और उसमें 1 दर्जन के आसपास ऐसे सीट हैं जिस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। इन सीटों पे उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ था और इस बात को लेकर के वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि वो इन सीटों पे कहीं ना कहीं, हालांकि ये ऐसी सीटें हैं जहां पर जबरदस्त विवाद होना है, इस विवाद को रोका नहीं जा सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2029 में होगा तब संभावित है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा और उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा भी ये तय कर लेना चाहते हैं कि उनकी काराकट सीट अब किसी के हाथ में नहीं जाकर के उनके हाथ में हो। और इसके लिए उनको काराकट यानी कैमूर के वो जो क्षेत्र है, आरा के क्षेत्र है, बक्सर के क्षेत्र जो उससे मिले हुए सटे हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में उनके अपने कम से कम 5-6 विधायक हों जो कि उनके साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आए। और इसलिए उनको इन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े करने होंगे 2025 के चुनाव में। ऐसे में शाहपुर से लेकर के ब्रह्मपुर तक, ब्रह्मपुर से लेकर रामगढ़ तक और रामगढ़ से लेकर बक्सर डुमरांव तक वो लगातार अब अपनी उम्मीदवारी पुख्ता करने में लगे हुए हैं। ये सारी सीटें हैं जिसको उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नाम से रजिस्ट्री करने की बात की है। इसका मतलब है कि इस सीटों पे सिंबल जो होगा वो उपेंद्र कुशवाहा बांटेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना मंतव्य तय कर दिया है। इसके अलावा और कई सीटें हैं जो एनडीए के भीतर विवाद का कारण बनने वाली हैं। बात करें तो बड़हरा की सीट, यहां के सीट पर भी जबरदस्त ढंग से इस बार राघवेंद्र प्रताप सिंह के हाथ से ये सीट कहा जा रहा है कि छीन करके जदयू अपने पाले में लेना चाहती है और उसके सपोर्ट में हो सकता है कि बहुत सारे लोग खड़े हो। जिस तरह से आपने 2024 में देखा कि काराकट की सीट छोड़ने के एवज में भारतीय जनता पार्टी को और कई सीटों पे नीतीश कुमार से समझौता करना पड़ा। इस बार नीतीश कुमार अपनी सीटें अगर छोड़ते हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो फिर से वो स्थितियां वही होंगी और कुछ ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी पड़ सकती हैं। शाहपुर की बात करें तो शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में एक बार फिर से टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बार बार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार रही है, कारण जो भी हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी अपने पाले में लेकर के और इस सीट पर जीत दर्ज करके दिखाना चाहती है। क्या समीकरण बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं अगर बात करें ब्रह्मपुर की, तो ब्रह्मपुर की सीट पर भी लोक जनशक्ति पार्टी अपना दावा करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवार की तलाश शुरू कर चुकी है। यहां से वैष्णवी वाले भी अपना भाग आजमा रहे हैं, तो जदयू भी अपने कई उम्मीदवारों को वहां टुकटुकाते हुए आप देख रहे होंगे। बक्सर की तरफ कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो ये चेहरे आपको उधर नजर आ जाते होंगे, सबसे ज्यादा फोटो खिंचवा करके और तस्वीरों में अपने आप को आगे रख करके ये दर्शाने की कोशिश करने के कि वो नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा हितैषी हैं। इनमें भाजपा के भी लोग हैं, जदयू के भी लोग हैं, लेकिन इसमें डार्क हॉर्स जो होगा वही इसमें जीतेगा। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी ने इस सीट पर कड़ा टक्कर दिया था और लोक जनशक्ति पार्टी अपना दावा ठोक सकती है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई हो, लेकिन इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी बहुत मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा का मानना यह है कि इस बार तो आप जीत गए, उपचुनाव था, लेकिन यह सीट मुझे चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्र से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। बात बक्सर की करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती आ रही है। इस सीट पर भी दावेदारी जो है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। रामगढ़ या बक्सर में से उन्हें एक सीट चाहिए ही चाहिए। वहीं बात करें तो डुमरांव में भी वो अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। पिछली बार वहां से जदयू हार गई थी, इस बार उपेंद्र कुशवाहा यहां अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बात बड़हरा की करें तो यहां हमने बता ही दिया है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत ही मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द इनको आप अक्सर देखते होंगे। अभी नाम खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सीट भारतीय जनता पार्टी से अपने पाले में अपने सबसे करीबी के लिए नीतीश कुमार मांग सकते हैं। बात करें परबत्ता की तो इस सीट पर जदयू के डॉक्टर संजीव हैं और डॉक्टर संजीव को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। अभी भी आप एक विवाद देख रहे होंगे जो लगातार हो रहा है। खैर, इन विवादों में हम नहीं जाते हैं। डॉक्टर संजीव यहां बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। उनको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड ये सीट ही अपने पास नहीं रखना चाहती है। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। परबत्ता की सीट पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सुहेली मेहता अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो जदयू को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बदले में जदयू कोई सेफ सीट ले सकती है भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा अगर बात करें हम बाढ़ की, तो बाढ़ में भी कमोबेश स्थिति उसी तरह की हो रही है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में कहीं ना कहीं चल रहा है। अब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहां से विधायक हैं। अब आगे नीतीश कुमार के और अशोक चौधरी के और काजा तो जदयू के ही बहुत करीबी संजय सिंह की यहां से तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। बात संदेश की करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों की दावेदारी है। संजय टाइगर यहां से चुनाव जीता करते थे। संजय टाइगर एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यहां क्या निकल करके सामने आता है, लेकिन इस सीट पर भी जनता दल यूनाइटेड अपनी दावेदारी कर रही है और यहां उम्मीदवार भी धीरे धीरे करके अपना प्रभाव बढ़ाने लगे हैं। बात जगदीशपुर की करें तो जगदीशपुर में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और पिछली बार यहां बेहतर प्रदर्शन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने किया था। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस सीट पर भी दावेदारी अपना प्रस्तुत करेगी। हालांकि इस सीट पर आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार की इसी सीट के इर्द गिर्द में नीतीश कुमार की और उपेंद्र कुशवाहा की दोनों की किरकिरी हुई है। आरोप किस पर लगा है ये सब बातें आप जानते हैं। खैर, इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए में सीट शेयरिंग का जो ब्लास्ट है वो निश्चित रूप से ये तय मान के चलिए, कुशवाहा ने जिस तरह से नीतीश के इन दर्जन भर सीटों पे अपनी उंगली रख दी है, ये विवाद का कारण बन सकता है। और दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा ये लिस्ट अगर अप्रूव करा लेते हैं अमित शाह से, तो निश्चित रूप से आप समझिएगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुत सारा ट्विस्ट अभी बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। पेंच तो फंस ही गया है, अब इस पेंच से कैसे
सुलझता है और कैसे इस पेच से निकलते हैं बाहर, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।